नमस्कार। लास्ट संघ शासित प्रदेश पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक पूरा हुआ। नया टॉपिक स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 और इसके जो अन्य प्रावधान है उसमें इसकी व्यवस्था की गई है। स्थानीय स्वशासन दो स्तर पे पढ़ा जाता है। ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज कहा जाएगा और शहरी स्तर पर इसको नगर पालिका कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय संविधान में नहीं लिया था, तो संविधान सभा इसके पक्ष में नहीं थी, तभी तो नहीं लिया प्रावधान, और उन्हें ये प्रावधान जरूरी भी नहीं लगता था। जबकि गांधी इसके पक्षधर थे। गांधी का मानना था कि भारत गांव का देश है, गांव से मिलकर बना देश है, और तुम गांव के ही व्यक्ति को अगर राष्ट्र निर्माण में शामिल नहीं करोगे तो देश प्रगति कैसे करेगा। या अगर गांव के व्यक्ति को आप राष्ट्र निर्माण में शामिल कर लोगे तो आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति विकास की तरफ चलेगा, तो देश भी प्रगति करेगा। गांव प्रगतिशील होंगे तभी तो देश प्रगतिशील होगा, ये मानना गांधी का था। लेकिन वहीं अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को जाने तो वो विरोध करते थे पंचायतों का। उन्होंने विरोध किया। उनका मानना था पंचायतें पिछड़ेपन और संकीर्णता का प्रतीक है, ये सामाजिक और आर्थिक समानता में बाधा उत्पन्न करेगी, तो पंचायतों को मूल संविधान में नहीं लिया गया। तो इसको संवैधानिकता जो मिली 1992 में आके मिली, और राज्य सूची का विषय बना दिया गया कि राज्य सरकारें इस पे कानून बना सकती हैं। अब संविधान सभा महात्मा गांधी का आदर करती थी, उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए जो वो ग्राम पंचायतों को महत्व देते थे, तो इन्होंने संविधान सभा ने जो स्थानीय स्वशासन है या पंचायतों का गठन है उसे नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में शामिल कर लिया और राज्य के विवेक पर छोड़ दिया कि जब राज्य को आवश्यकता लगेगी कि स्थानीय स्वशासन लागू किया जाए तो कर लेगा, और जब आवश्यकता नहीं है जब तक तो चलती रहेगी गाड़ी ऐसे ही। लेकिन स्थानीय स्वशासन का प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, मध्य काल में अलग अलग तरीके से वर्णन देखने को मिलता है। ये व्यवस्था भारत की प्राचीनतम व्यवस्था है जो वर्तमान में चली हुई है। तो हेडिंग लगाएंगे क्या? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 और इसके जो प्रावधान परंतु क्लोज में आएंगे उसमें आता है। स्थानीय स्वशासन दो स्तर पे पढ़ा जाएगा। ग्रामीण स्तर पर इसको हम पंचायती राज बोलेंगे। पंचायती पंचायती राज, और शहरी स्तर पर नगर पालिका। तो ये कहा जा सकता है कि जो पंचायती राज है स्थानीय स्वशासन की एक पद्धति है ग्रामीण स्तर पर, और जो नगर पालिका है शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक पद्धति है। कैसे लिखेंगे इसको? हम लिख सकते हैं पंचायती राज, पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की तथा नगर पालिका शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन की पद्धति हैं।
पद्धति है। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है जब स्थानीय लोग एक निर्वाचित निकाय का या संस्था का गठन करते हैं और इस संस्था का जो कार्य है स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना। बहुत सरल सी भाषा है स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है कि स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय लोगों के द्वारा निर्वाचित एक निकाय या संस्था जो स्थानीय मामलों के प्रबंधन संबंधित कार्य करेगी। ठीक है, ये स्थानीय स्वशासन की परिभाषा हो गई। स्थानीय स्वशासन निम्नतम तल का लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यह सबसे नीचे स्तर का लोकतंत्र स्थानीय स्वशासन को माना जा सकता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? स्थानीय स्वशासन सबसे निम्न तल का लोकतंत्र है। अब संविधान सभा ने इसे नहीं अपनाया। संविधान सभा ने पंचायतों की नाम से पंचायतों का गठन किया जाएगा, इस व्यवस्था को 40वें संविधान संशोधन में ले लिया, 40वें अनुच्छेद में ले लिया। एक बार फिर से समझो, स्थानीय स्वशासन को मूल संविधान में नहीं लिया गया। अब ना लेने का कारण क्या हो सकता है? या संविधान सभा को स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता नहीं लगी तो उन्होंने नहीं लिया। जबकि गांधी इसके पक्षधर थे। गांधी मानते थे कि भी ग्रामीण स्तर से अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चलेंगी तो देश प्रगति करेगा। भीमराव अंबेडकर ने इस बात का विरोध किया, पंचायतों का विरोध किया। कारण क्या था? भीमराव अंबेडकर मानते थे कि पंचायतें पिछड़ेपन और संकीर्णता का प्रतीक है और ये सामाजिक और आर्थिक समानता में बाधा बनेगी। तो संविधान सभा ने इसे नहीं लिया। अब स्थानीय स्वशासन को महात्मा गांधी का आदर करते हुए संविधान सभा ने नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया। मतलब निष्क्रिय अवस्था है नीति निर्देशक तत्व, इसका पालन किया जाए या ना किया जाए राज्य के विवेक पर है। अब राज्य को जब जरूरी लगेगा पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में हमने प्रावधान कर दिया, वो कर लेंगे, और जब जरूरी नहीं लगेगा ना करेंगे, जब तक चलती रहेगी गाड़ी। 1992 में आके स्थानीय स्वशासन को संवैधानिकता मिली। 73वां संविधान संशोधन इसके लिए पढ़ा जाता है, 74वां संविधान संशोधन पढ़ा जाता है। तो 1992 में इसको संवैधानिकता दी गई। उससे पहले इसका केवल जिक्र है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी में पढ़ा जाता है। ये बात याद रखना। नेक्स्ट, अब स्थानीय स्वशासन को संवैधानिकता कब मिली? तो इसमें लिखेंगे हम, स्थानीय स्वशासन मूल संविधान में नहीं था, सरकार ने प्रयास किए इसके। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रयास किए गए, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। नेक्स्ट, इसमें क्या लिखेंगे? स्थानीय स्वशासन मूल संविधान में
नहीं था, लेकिन 1992 में इसे संवैधानिकता प्रदान की गई। 1992 में इसे संवैधानिकता प्रदान कर दी गई। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची अर्थात इससे संबंधित कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। इसी में एक बात और लिख लेना कि स्थानीय स्वशासन को स्थानीय स्वशासन को अनुच्छेद 40 में जगह मिली, या अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन से संबंधित व्यवस्था की गई। अब ये बात समझ लेने की है कि जो पंचायती राज है या जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन के पक्षधर में नहीं थी संविधान सभा। संविधान सभा आधुनिकतावाद को मानती थी, समाजवाद को मानती थी। उसने प्रावधान नहीं शामिल किए, लेकिन अनुच्छेद 40 में जब देखा कि महात्मा गांधी इस चीज को मानते हैं, तो अनुच्छेद 40 में इस प्रावधान को डाल दिया। उसके बाद 1950 के दशक से ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यक्रम लागू किए गए, और जो स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ जाए और सुचारू रूप से व्यवस्था बनी रहे, इसके भी प्रयास जवाहरलाल नेहरू ने किए। इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी निष्क्रिय दिखाई दी इस व्यवस्था को लेकर। फिर आते आते 1992 में आके ये संवैधानिक प्रावधान इसका कर दिया गया और संवैधानिकता इसको मिल गई, और आज बहुत दृढ़ स्तर पे काम होता है। सबसे नीचे तल का लोकतंत्र माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन आज चलन में है। इसमें आगे जो है प्रावधानों की तरफ जब जाएंगे हम, जब हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो, भारत का इतिहास 3 चरणों में हम पढ़ते हैं, 3 पार्ट उसके करते हैं। सबसे पहला प्राचीन काल होता है, उसमें स्थानीय स्वशासन का जिक्र कहाँ है या व्यवस्था कब कब अपनाई गई। फिर मध्यकालीन भारत में कब अपनाया गया, किस रूप में अपनाया गया, और आधुनिक भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। आधुनिक भारत में अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की, उसको एक बार समझते हैं। तो इसका हम क्या हेडिंग लगाएंगे भाई? इसके लिए हम लिखेंगे क्या? स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक
प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन से क्या मिलता है, तो इसके लिए वैदिक काल को देख लीजिए। वैदिक काल में पंचायतन, सांस्कृतिक ग्रंथों में पंचायतन शब्द मिलता है, यह पंचायतन व्यवस्था थी जिसका जिक्र जो ग्रंथ हैं हमारे उसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता था, इसमें एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता था, वह 5 पंच होते थे, 5 अन्य व्यक्ति होते थे, और ये मिलके स्थानीय स्वशासन का ही एक मतलब स्थानीय स्वशासन का ही एक रूप था। ये प्रशासन से संबंधित, राजस्व से संबंधित, विवाद से संबंधित सारे काम ये किया करते थे। समय के साथ साथ इसमें से आध्यात्मिक व्यक्ति नष्ट हो गया, मतलब नष्ट नहीं हुआ, विलुप्त हो गया। इसमें आध्यात्मिक व्यक्ति शामिल नहीं होता था, ये गलत है, नष्ट वाली बात। उसके बाद ऋग्वेद में देख लीजिए। ऋग्वेद में क्या, सभा समिति, ऋग्वेद में सभा समिति और विदित का जिक्र मिलता है। ये भी स्थानीय स्वशासन की ही प्रतिकृति है या उसका ही एक रूप है। उसके बाद प्राचीन काल में ही रामायण में प्रशासन के लिए 2 शब्द देखने जाते हैं, एक तो पुर देखा जाता है और एक जनपद। अब ये जो पुर है ये नगर के लिए प्रयोग होता था, और जो जनपद है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रयोग होता था, ग्रामीण क्षेत्र इसमें आते थे। ऐसे ही महाभारत में जो गांव होते थे, ग्रामों के ऊपर ग्राम समूह काम करते थे। और इन ग्राम समूहों का भी कार्य यही था। फिर उसके बाद अगर आप मनुस्मृति में पढ़ोगे तो उसमें भी यही मिलता है, और जो कौटिल्य शास्त्र है उसमें भी स्थानीय स्वशासन के बहुत अच्छे उदाहरण पढ़े जाते हैं। इसके साथ साथ जो है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी जो स्थानीय स्वशासन है, परिषद के निर्वाचन से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर हम स्थानीय स्वशासन को प्राचीन काल में देखें, स्थानीय स्वशासन, तो इसमें वैदिक युग में पंचायतन मिलता है। पंचायतन में एक आध्यात्मिक गुरु के साथ 5 व्यक्ति होते थे जो स्थानीय स्वशासन की ही इकाई थी। फिर ऋग्वेद में सभा समिति और विद्वत का जिक्र मिलता है। ऐसे ही रामायण में पुर और जनपद जो नगर और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित थे। ऐसे ही हड़प्पा की खुदाई में स्थानीय स्वशासन परिषदों का गठन होता था निर्वाचन के द्वारा। ऐसे शहरों में, उनके शहरों में ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जो हड़प्पा कालीन शहर हैं उनकी खुदाई में ये साक्ष्य मिले हैं। तो स्थानीय स्वशासन भारत की प्राचीनतम पद्धति है, प्राचीनतम व्यवस्था है। तो ये सनातनी है, मतलब पुरानी है, प्राचीन है। नेक्स्ट, ये तो इसका हो गया प्राचीन काल। अब इसका मध्यकाल देखते हैं। मध्यकाल में जो चोल साम्राज्य है, चोल वंश स्थानीय स्वशासन
व्यवस्था को अपनाए हुआ था। विजयनगर में यही व्यवस्था आयंगर व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। और सल्तनत काल में भी जो ग्रामीण स्तर पे प्रबंधन का काम किया जाता था वो 3 अधिकारी करते थे, मकुद्दम, मुकद्दम। ये जो है प्रशासन से संबंधित कार्य देखता था। एक होता था पटवारी, ये राजस्व से संबंधित काम देखता था। और एक होता था चौधरी, ये विवादों को सिमटाता था। चौधरी जाता था लड़ाई और झगड़ों में, विवाद जब हो जाते थे तो उसमें ये जाता था। तो मध्य काल में भी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था देखी जाती है। 3 बहुत अच्छे उदाहरण इसमें पढ़े जा सकते हैं। सबसे पहला है चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी। फिर विजयनगर में आयंगर के नाम से स्थानीय स्वशासन को अपनाया हुआ था, वहाँ आयंगर व्यवस्था कही जाती थी। सल्तनत काल में भी इस व्यवस्था को देखा गया है, जिसमें मुकदम होता था, जिसमें मुकदम प्रशासनिक मामले देखता था, पटवारी राजस्व से संबंधित मामले देखता था, और चौधरी विवाद जो हो जाते थे उन्हें सिमटाता था। 5 पंच लेकर घूमता था जगह जगह। तो ये सल्तनत काल के अधिकारी थे। स्थानीय स्वशासन का ही ये रूप था। उसके बाद चलते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में सबसे पहला जो प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा किया गया, और इसमें 1870 में लॉर्ड मेयो ने प्रयास किए, सफल नहीं हो पाया। लेकिन भारत में स्थानीय स्वशासन की आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव 1872 में नहीं 82 में लॉर्ड रिपिन के द्वारा डाली गई। तो आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रिपिन के द्वारा 1872 में डाली गई। तो ये इसका जो है प्राचीनतम इतिहास था, पुराना से पुराना। स्थानीय स्वशासन में क्या संवैधानिक प्रावधान है अगली क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार।